बेटा एकदम बेसिक से चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कोचिंग आज से ज्वाइन की है या 1 महीने पहले से। ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट हो रही है, तो कोई बच्चा नया है पुराना, इससे कोई फर्क नहीं है, सबको समझ में आ जाएगी। बस रेगुलर बैठिएगा और रेगुलर घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। इस ब्रांच का पिछली ब्रांच से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नाता है, एकदम सेपरेट ब्रांच है, ठीक। देखो शुरू के 2-4 वर्ड जिस पर ज्यादा ध्यान ना दो तो भी चलेगा। पहला वर्ड है ऑर्गन। तो इनिशियली ये केमिस्ट्री मानी गई थी लिविंग बीइंग्स की। ऑर्गन कहां होते हैं? लिविंग बीइंग में। लिवर है, किडनी है, ये ऑर्गन है। सुना होगा कई बार डॉक्टर ने ये ऑर्गन निकाल लिया है। तुम्हारे पिताजी डॉक्टर किसी के नहीं है? या वैसे सुना होगा कोई कह रहा है कि देख बेटा नया आईफोन लाया हूं, इतने में एक किडनी में आता है, बाद में दिखाया ये देख गायब हो गई। इज इट क्लियर? तो वर्ड क्लियर है क्या? ऑर्गन। तो शुरू में ये केमिस्ट्री किसकी थी? ऑर्गेनिक मतलब लिविंग बीइंग्स, मतलब ये कंपाउंड लैब में बनते ही नहीं थे। ये कंपाउंड अगर बनाने हैं तो इन पे डिपेंड रहते थे, लिविंग बीइंग्स पे। तो किसी लिविंग बीइंग को मारो काटो तभी मिलते थे, उसी से आइसोलेट होते थे, वही बना सकता था। जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में लिवर है, उसमें बाइल जूस बनता है, हम चाहे लैब में बाइल जूस बन जाए। या सिंपल एग्जांपल ब्लड है, तो ब्लड आज भी देखो लैब में नहीं बन पाया है, और अगर किसी दूसरे को ब्लड चाहिए हो तो किसी को डोनेट करना पड़ता है। दैट मीन्स ये आज भी प्योर ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक का इनिशियल मतलब यही था कि लैब में ये चीजें नहीं बनेंगी। और ये बात बताई थी लेवोइसर ने या लेवोशियर ने, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, और ये वाला शब्द भी इन्होंने ही दिया था, वर्ड ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ये लैब में क्यों नहीं बनते कंपाउंड, ये तो समझदार आदमी, इनने कुछ नहीं कहा। एक दूसरा इसने रख रखा था, बर्जीलियस। इन्होंने कहा या थ्योरी दी जिसका नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। समझ में आ रहा है ना? वाइटल फोर्स थ्योरी। इनने कहा कि हमारे अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, हमारे मतलब लिविंग बीइंग के अंदर, जिसकी वजह से, वाइटल का मतलब ही होता है जिंदा रहने के लिए जरूरी, तो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वॉट एवर रेस्पिरेशन ये सब हो रहा है। तो वो जो फोर्स है ना, उसी की वजह से ऑर्गेनिक बनते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसकी वजह से बन रहे हैं? इस फोर्स की वजह से बन रहे हैं। लिविंग में ही बनेंगे, लैब में तो बनेंगे ही नहीं। क्लियर? तो इन्होंने एक थ्योरी दे दी। सरल भाषा में अगर कहें तो बर्जीलियस हमारी भाषा में ये कह रहे थे, आत्मा, जब तक आत्मा का वास है तब तक ऑर्गेनिक बनेंगे। जिस दिन आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, ऑर्गेनिक नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? तो ये बर्जीलियस की थ्योरी थी। तो ये महान साधु बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, इन्होंने इनकी थ्योरी में होल कर दिया और नाम रख लिया अपना बोलर, ठीक है। तो बोलर जो थे उन्होंने कहा कि तुम बन तो साधु रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मैं आसाराम की कैटेगरी में पहुंचाता हूं, ठीक है। तो आसाराम की कैटेगरी में कैसे पहुंचा दिया? इनने लैब में बना के दिखाया एक कंपाउंड यूरिया, जी इनने लैब में बना के दिखाया, और कहा भाई तुम्हारी थ्योरी हो गई फेल, ठीक। इनने लैब में यूरिया कैसे बनाया? इसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम सल्फेट, ये लैब में बन रहा था, बनता है। एक लिया पोटेशियम साइनेट, ये भी लैब में है। इनको रिएक्ट करके बना अमोनियम साइनेट, साथ में अलग हो गया पोटेशियम सल्फेट, व्हाटएवर। और ये जो अमोनियम साइनेट है इसे गर्म किया तो ये बना यूरिया, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक की पहली इक्वेशन है, मतलब ऑर्गेनिक का जन्म यहां से हुआ। तो ये वाला कंपाउंड यूरिया लैब में बना, ठीक है। तो वोलर ने करके क्या दिखाया, एक बार फिर समझिए। एक्चुअली ना इस जमाने में, वोलर के जमाने में, ये जो एक कंपाउंड था NH2CO NH2, ये कंपाउंड जिसे हम यूरिया कहते हैं, ये कंपाउंड हॉर्स यूरिन या यूरिन से आइसोलेट होता था। और क्योंकि यूरिन से आइसोलेट होता था इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ था यूरिया, ठीक है। मतलब उस जमाने में उन्होंने, लोगों ने देखा कि ये घोड़ों को जहां बांधा जाता है या वहां उनके यूरिन में कुछ ऐसा कंपाउंड है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत होती है, प्लांट्स में डालने पे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही थी। उस कंपाउंड को आइसोलेट किया, उसका नाम दे दिया गया यूरिया।
अब फिर ये देखा ये बन कैसे रहा है, घोड़ के अंदर या एनिमल्स में कैसे बन रहा है, या हॉर्सेस में, किसमें? तो क्या देखा गया कि किडनी जो है या लीवर जो है इसको बना रहा है, फिर फिल्टर किडनी कर रही है, वॉटेवर, फिलहाल बन रहा है ये ऑर्गन्स में, इसीलिए ये वाला कंपाउंड क्या था, ऑर्गेनिक। समझ में आया? मतलब उस जमाने में इसे ऑर्गेनिक क्यों मानते थे, ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये लिविंग बीइंग से मिलता था इसलिए ऑर्गेनिक था। इनने क्या किया, इसने कंपाउंड लिए और लैब में बना के दिखा दिया। इसने कहा ये देखो ये कंपाउंड शुरू में तो कहीं नहीं है, लैब में रिएक्शन के बाद बन के आया है, तो इसने कहा लैब में भी ऑर्गेनिक बन सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आज की तारीख में इस रिएक्शन के बाद एक और आया साइंटिस्ट, कोल्बे। कोल्बे ने क्या किया, उन्होंने लैब में सीधा सीधा एसिटिक एसिड बना के दिखाया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर, किसी एक रिएक्शन से एसिटिक एसिड बना के दिखा दिया। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। कोल्बे और वोलर में क्या अंतर था? बेटा वोलर ने क्या किया, कंपाउंड से कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड थे इससे कंपाउंड बनाया, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज किया। कोल्बे ने क्या किया, कोल्बे ने क्या किया, सीधा एलिमेंट्स लिए, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, मिला के किसी रिएक्शन से एसिटिक एसिड बनाया। तो एसिटिक एसिड वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब फ्रॉम एलिमेंट्स। अपने एलिमेंट से बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, एसिटिक एसिड। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा बना, तो भैया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यूरिया ही बना, लेकिन ये कंपाउंड से कंपाउंड बना, जबकि ये किससे बना, एलिमेंट्स। अंतर समझ में आता है? दोनों में अंतर क्लियर है? कोई डाउट? फिलहाल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस शुरुआत करनी थी इसलिए बताया, जहां से इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको। ये हो गया एलबीडब्ल्यू। व्हाट इज एलबीडब्ल्यू? क्रिकेट में होता है लेग बिफोर विकेट, सुना है कभी एलबीडब्ल्यू? तो ये बीमारी हो जाती है। फिलहाल यहाँ लवॉइसर है, ये बर्जीलियस है, ये बॉलर है। बॉलर की बात नहीं मान रहे, सीधा किक आउट कर दिया। किसने किक आउट, किसने किया, कोल्बे ने। ठीक है, बोलो बेटा पहली हेडिंग में कोई दिक्कत? तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी शुरू में। वो शुरू के आप जितने भी नाम देखोगे ना एसिड्स के या किसी भी के, तो आपको दिख जाएगा उसके पीछे एक कंपाउंड होगा, एक लिविंग बीइंग या कुछ ऐसा होगा। जैसे अगर आपने सुना है लेट्स सपोज फॉर्मिक एसिड, बेटा फॉर्मिक वर्ड या फॉर्मिका किसे कहते हैं, चींटी को कहते हैं फॉर्मिका। एनिमल्स में चींटी या लाल चींटी या कॉकरोच, इनके जो वैक्स होते हैं ना, स्ट्रिंग्स निकले होते हैं, उसमें वो बनता है ये वाला एसिड, फॉर्मिक एसिड। तभी इस एसिड का नाम क्या दिया गया था, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही एसिटिक एसिड निकालने के लिए एसिटाबुलेरिया नाम की एक एल्गी होती है, उससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब उसकी बॉडी में बनता है, उससे निकालना पड़ता है बाहर एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा? तो शुरू में जितने भी आपको कंपाउंड दिखेंगे वो किसी ना किसी कंपाउंड या किसी ना किसी लिविंग बीइंग के ऑर्गन में बनते थे, फिर बाहर निकाले गए थे। लेकिन ये बाबूजी आए, इन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम तुम्हें लैब में भी बना के दिखाएंगे। तो वो यूरिया जो पहले किडनी का बनाने का काम था, आज उसकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वो बेटा किसने बनाया, वोलर ने बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, और उसके बाद से लेके आज तक लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। ठीक है, देखो म्यूजिक। ठीक है, अब अगला पॉइंट, बेटा ऑर्गेनिक का अपना मीनिंग तो खत्म हो गया क्योंकि ये भी लैब में बनने लगे, अपना अस्तित्व तो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी ऑर्गेनिक ब्रांच अलग रखी गई है और अभी भी इनऑर्गेनिक अलग रखी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं किया गया कि इसको उठा के इसमें मिला दें, अभी भी अलग रखें, जबकि ये भी लैब में बनते हैं, ये भी लैब में बनते हैं, अब तो दोनों ही लैब में बनते हैं, लेकिन ब्रांच नहीं मिलाई है। इसका पता क्या रीजन है कि नेचर में जितने कंपाउंड हैं 90 एंड अबव, 90 या 90 से ज्यादा परसेंटेज के ऑर्गेनिक हैं, 10 और लो इनऑर्गेनिक। नहीं आया समझ? नेचर के जितने कंपाउंड देखे गए उन सारे कंपाउंड को जब एनालाइज किया तो मैक्सिमम कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक निकले। ऑर्गेनिक की आज की डेफिनेशन क्या है, उन्होंने इन सारे कंपाउंड को देखा और कहा या एनालाइज किया ये सारे के सारे कार्बन के हैं, इन सब में स्केलेटन कार्बन का है, जो बैकबोन है वो कार्बन का है, साथ में स्केलेटन के साथ में एक साइड हीरो होता है ना, जो साइड एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन है, और एकाध वैलेंसी पे कोई और ग्रुप भी आ सकता है। तो ये मेन चीज मानी गई है हाइड्रोकार्बन।
एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आज की ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या रख दी गई है? हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, खाली कार्बन भी चल सकता है, और उसका कोई डेरिवेटिव है जिसमें कार्बन एक बैकबोन की तरह चलेगा, कार्बन की वजह से मेन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सच कंपाउंड आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक। तो आज आप कह सकते हो कि जैसे यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम में हम पढ़ाते हैं तो वहां हम इसे कार्बनिक कहते हैं, वहां इसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अभी भी ऑर्गेनिक चल रहा है, हिंदी वाले ऑर्गेनिक नहीं कहते, कार्बनिक कहते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक का मतलब था लाइफ से आने वाले, वो वाली चीज खत्म हो चुकी है, अब ये कार्बनिक रसायन है, दैट मीन्स जिसमें कार्बन हो गई होगा। अभी भी इसे इसमें क्यों नहीं मर्ज किया, समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्ल्ड के 90% कंपाउंड अभी भी क्या है, कार्बन वाले ही, खाली 10% में अलग है। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? चलो 120 मान लो, 118 मान लो, व्हाटएवर, एक कार्बन को अलग कर लो, चलो हाइड्रोजन भी इसके साथ मान लो, तब भी 116 हो गए। यहां 116 एलिमेंट्स के कंपाउंड है, वहां अकेले एक या दो के कंपाउंड, पूरी ब्रांच है। समझ में आ रहा? ये दो इन सब पे भारी है, बल्कि हकीकत में कार्बन ही है ये इन सब पे भारी है। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ कंपाउंड इतने ज्यादा हैं कि यहां अगर मर्ज भी करेंगे तो वो चैप्टर ही खत्म होने पे नहीं आएगा, इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे आज की तारीख में वर्ल्ड में कितने कंट्री हैं? बहुत सारे हैं, 200-250 कंट्री होंगे, व्हाटएवर, बहुत सारे, 196 ये भी कह रहा, काफी सारे कंट्री हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे कभी कोई आता ना, कहते हैं ये जर्मन है, ये चाइनीज है, ये है, ये अभी ऐसा चल रहा है। कुछ टाइम और रुको, 10, 15, 20 साल रुको, वर्ल्ड में सिर्फ 2 ब्रीड्स रह जाएंगी, वेरी सून, सिर्फ 2 ब्रीड्स होंगी। जैसे ये चल रहा है, कोरिलेट करना, चुटकुला नहीं सुना रहा हूं, ये जो चल रहा है इसके हिसाब से एक ब्रीड कहलाएगी इंडियन और एक कहलाएगी नॉन इंडियन। जैसे ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक, एक इंडियन एक नॉन इंडियन। समझ में आ रहा है? एक्चुअली ना जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कुछ समय में वर्ल्ड की 90% आबादी इंडियंस ही होगी। ठीक है, और वो जो 10% बचेंगे वो सारे नॉन इंडियन। अब नॉन इंडियन में सब आ जाएंगे, वो जर्मन, चाइनीज, ये वो सब आ जाएंगे, सब नॉन इंडियंस होंगे। जैसे यहाँ इनऑर्गेनिक में क्या है, जो 10% है उसमें सब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब 10% में निपटे हुए हैं, और अकेला राज एक कर रहा है 90% कंपाउंड लेके, ये थोड़े दिनों में इंडिया का होगा। ठीक है, तो बोलो भैया ऑर्गेनिक नॉन इनऑर्गेनिक में अंतर क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहां से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अभी तक मजाक था, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अब लिखिएगा, और अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लिया होगा, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर टर्म्ड एज hydrocarbon and their derivative forms organic chemistry. Hydrocarbon and their derivative forms organic chemistry. ठीक है, अगेन हाइड्रोकार्बन का मतलब तो हुआ हाइड्रोजन एंड कार्बन, लेकिन इसमें ना कार्बन ही मेन है। ठीक है, हाइड्रोजन तो उसका साथी है, बस साइड रोल में है, मेन लीडिंग रोल में कौन है? कार्बन। अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, ये देखो ना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, दोनों के सिंबल्स ध्यान से देखो तो आपको अपने आप लगेगा हाँ ये तो साइड रोल में ही होगा। बेटा इतनी जल्दी क्यों आते हो? हाँ थोड़ा आराम से आया करो, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, है नहीं? हाँ बच्चों, ये समझ में आ रहा है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये लीडिंग है और ये साइड है। मतलब ये तो अभी आप पढ़ते जाओगे अपने आप दिखेगा, सारा रोल इसका इसका ना के बराबर है। ठीक है, वो फनी लैंग्वेज में हम कह देते हैं, सी फॉर कार्बन है वो तो चलेगा, एच फॉर हाइड्रोजन है वो तो इन जनरल है, फनी लैंग्वेज में एच फॉर हस्बैंड होता है, साइड रोल में ही होता है, कभी मेन रोल में आने का मतलब ही नहीं। सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं की वजह से होती हैं। सी फॉर कार्बन, कार्बन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड, तो ये डायमंड होते हैं और ये हस्बैंड होते हैं, तो इनसे क्या लेना देना, इन्हें किनारे करो, इनका कोई है ही रोल, सारा रोल इन्हीं का होगा। ठीक है, तो हमें जो मेन पढ़ना है उस हेडिंग का नाम है अब कार्बन, जिसका सिंबल है सी। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए कार्बन। एकदम बेस से पढ़ा रहा हूं बेटा, इतना बेस से पढ़ा रहा हूं कि अगर आज तक आपने नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक या कुछ भी नहीं पढ़ा तो हमें कोई लेना देना नहीं, एकदम बेस से। हाँ भैया, कार्बन की सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए?
कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2। अगर तुम्हें sp-df आता है तो ये लिख लो, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2,4 लिख लो, एक ही बात है, हमें तो ऑर्गेनिक पढ़नी है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। जिन बच्चों ने 2,4 लिखा है उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। अभी कितने हैं? आउटर मोस्ट में 8 करने हैं, तो आउटर मोस्ट में 4 है, 4 ही चाहिए। और अगर 4 चाहिए तो वैलेंसी कितनी हो गई? 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 यहां से समझ में आ गया। अब जिन बच्चों ने ये लिखा है ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसको समझिए। ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बोलो, समझ में आया? बेटा एक एक करके क्यों भरे मैंने? ये किसी ने कुछ बताया था ना? चलो छोड़ो, हमें लेना देना नहीं, इसे होन्स रूल था कि एक एक करके भरना है फिर पेयरिंग करना, फिलहाल अभी मतलब नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर तो 2 ही है, तो अनपेयर होता है वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। लेकिन कार्बन में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां कूद के आ जाता है और इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, और अब कार्बन में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ध्यान रखना, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्या हमेशा होती है? नहीं भैया, एक्साइटेड स्टेट में 4 होती है। कोई क्या ग्राउंड स्टेट में क्या है तो वैलेंसी 2 ही है, क्योंकि अनपेयर 2 है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक कंपाउंड है कार्बन का, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। वैलेंसी 2 में एक ही कंपाउंड है कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी उसके जो करोड़ों कंपाउंड है उन सब में उसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, कार्बन हैज वैलेंसी 4। ठीक है, और जो बच्चे डीप लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे कि इट हैज वैलेंसी 2 इन ग्राउंड स्टेट, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड। और बाकी पूरी केमिस्ट्री में 4 ही पढ़नी है। कार्बन हैज वैलेंसी 4, इसे टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, यानी ये जो कार्बन है इसके 4 वैलेंसी ऐसे हो सकती हैं, और ये पेपर पे नहीं बन सकता डायग्राम, तो ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिखा दिया है क्योंकि ये वाला एंगल भी नियरली 109.5 डिग्री है, तो 109 डिग्री 28 मिनट है। और जितने एंगल हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, व्हाटएवर, ऑल एंगल्स आर सेम 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और ये वाली शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल। ये शेप है टेट्राहेड्रल। ठीक है, सबसे पहले ये वाली बात 2 साइंटिस्ट ने बताई थी, लीबेल एंड वॉन हॉफ। तो लीबेल एंड वॉन हॉफ ने बताया था कार्बन का टेट्राहेड्रल नेचर है। साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आप ये लीबेल वॉन हॉफ याद रखें। खाली मुझे इसलिए याद है कि 1901 में जब केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज पहला बटा तो वॉन हॉफ को मिला था। तो वॉन हॉफ इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री या फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, क्योंकि इसमें जो कार्बन की स्टार्टिंग की और आगे भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बताया है। सॉरी, मैं गलत बोल गया, आपको लिखना था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज गिवन बाय लीबेल एंड वॉन हॉफ। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है नोबेल प्राइज इज गिवन टू, फर्स्ट नोबेल प्राइज इज गिवन टू वॉन हॉफ। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज इज गिवन टू वॉन हॉफ। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाया जाता है, ऑर्गेनिक नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक वर्ड गलत बोल गया, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है वॉन हॉफ। और वैसे इनका मेन फिजिकल में काफी ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक वर्ड नहीं है। भैया टेट्रावैलेंसी लिख ली, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये लिख लिया। अब पता है, चलो मैं बता दे रहा हूं, वैसे तो आपको मालूम है, लेकिन गलती बहुत करते हैं इस पॉइंट में बच्चे, आप लोग मत कीजिएगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। ठीक है, सिंगल डबल ट्रिपल समझते हो? तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कोई दूसरा कार्बन आए उसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन आए उसके साथ बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, या नाइट्रोजन या किसी और एलिमेंट के साथ। तो कार्बन में एक यूनिक फीचर है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल डबल ट्रिपल ऑल्सो, लेकिन वैलेंसी 4 ही रहेगी। कहने का मतलब अगर कार्बन से डबल बॉन्ड बन गया है तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी यूज हो गई, तो अभी 2 बची है। इससे एक बॉन्ड है तो 3 वैलेंसी अभी बची है, 3 बॉन्ड यहां है तो 1 वैलेंसी बची है, एंड सो ऑन।
और जिस वैलेंसी में हमने कुछ नहीं दिखाया है वहां हमें मजबूरी में क्या लगाना है, हाइड्रोजन। जैसे यहां मैंने डबल बॉन्ड दिखाया है तो यहाँ हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, यहाँ हाइड्रोजन होगा। बोलो क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आसान बहुत है, गलती बहुत होती है। ठीक है, लिख लीजिए। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब आ रहा है मेन पॉइंट। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके स्ट्रक्चर आप दिखाएंगे कैसे? तो केमिस्ट्री में इसके स्ट्रक्चर दिखाने के 3 तरीके होंगे। एक तरीका इसका कहलाता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स। एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर्स। एक आएगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर्स और एक आएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो ऑर्गेनिक में 3 स्ट्रक्चर है, एक्सपैंडेड, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। यहां से ऑर्गेनिक शुरू, यहां से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जस्ट अभी पहले बोला, वैलेंसी 4 है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आने चाहिए। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर आ गए तो ऑर्गेनिक में स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम से स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर कंडेंस पे आएंगे, फिर बॉन्ड लाइन में आएंगे। पहले एक्सपैंडेड समझिए। बेटा ये मैंने कार्बन लिखा, पहले देख लो एक बारी। इसके बाद मैंने ये चेन बना दी, फिर ये कार्बन लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, व्हाटएवर जहां बनाया वहां लिख दिया, डन। इतने बना दिए कार्बन। तो ये एक्सपैंड है, सारी चीजें दिखाई हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां डबल बॉन्ड दिखाया, सपोज दैट यहां ट्रिपल बॉन्ड दिखाया, सपोज। ठीक है, तो ये एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका है। अभी मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाए, तो वो कॉमन सेंस से आप अपने आप लगाएंगे कि कहां कितने हाइड्रोजन लगाने हैं। अब जरा मुझे बताएं यहां कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन ये हो गए। डन, डन, सबको समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट जरा याद रखना। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ये 3 हाइड्रोजन है ना, है तो अलग अलग, लेकिन इन 3 हाइड्रोजन को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कोई गलत नहीं। इन 3 हाइड्रोजन को आप इकट्ठे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कोई कंडेंस नहीं है, ये नहीं कहेंगे ये कंडेंस है, ये तो हाइड्रोजन का कंडेंसेशन हुआ ना, बस हाइड्रोजन पास में लिया है। लेकिन क्या आपको CH3 समझ में आया क्या है? नाम वाम छोड़ो, CH3 समझ में आ रहा है? ये बेस है, इस पे जरा ध्यान दो। एक कार्बन है, उसके 3 तरफ तो हाइड्रोजन लगा है और एक वैलेंसी खाली है, 4 होती है। वो जो एक खाली है उससे मेन चेन में जुड़ा है। ठीक है, बोल बेटा इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगाऊं? नहीं लगेगा, क्यों? चारों वैलेंसी पूरी। क्लियर है? अब बच्चों मैंने यहां लगा दिया CH3, यहां CH3, क्या समझ में आ रहा है? सही लगा? दोनों सही लगे? किनारे वाले कार्बन में हमेशा 3 ही H लगेंगे क्योंकि एक वैलेंसी से जुड़ा होगा अधिकतर। डन। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं। चलो लाइन से चलते हैं। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? अब एक ऊपर एक नीचे दिखाएं या ऐसे लिखें एक ही बार, कोई दिक्कत? ठीक बेटा, यहां एक हाइड्रोजन, कोई दिक्कत? समझ में आया? ये अधिकतर से गलती होगी। 1 2 3 4, 4 तो पूरे हो चुके हैं। ये काहे? कोई दिक्कत नहीं, यहां हाइड्रोजन नहीं आए। मैं आपको यही दिखा रहा हूं, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। आप ना किसी से भी डायरेक्ट करके देखिएगा, डबल बॉन्ड लगाइए, 2 वैलेंसी लगाइए और H लगा दीजिए, सामने वाला जनरली नहीं पकड़ पाता, या जनरली वो कहता हाँ ठीक है H होगा। भैया ध्यान रखिएगा, अगर इस कार्बन यहां आ गए। डन, क्लियर है? अब अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। क्या आपको यहां 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहां 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं? क्लियर? लेकिन पता नहीं क्यों अधिकतर बच्चे ना इसे उल्टा करके लिख देते हैं, ये तो ये गलत है। समझ में आ रहा है क्यों गलत है? तुमने इसको भी गलत कर दिया, इसको भी गलत कर दिया। कैसे? इस कार्बन की वैलेंसी 3 ही रह गई, 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, इस कार्बन की 5 कर दी, दोनों ही गलत हो गए। ये गलती होती क्यों है एक्चुअली?
ये आपके सामने अभी मैंने ये लिखा था, दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन एग्जामिनर ना इसको ऐसे लिख देता है, वो क्या लिख देता है इसे, C2H5। अब एक बार फिर देखो, ये C2 ऐसे होंगे और H5 ऐसे होंगे, समझ में आ रहा है? तो ऑर्गेनिक में जो अधिकतर बच्चों से गलती होती है, मैं 12th स्टैंडर्ड के और उसके आगे भी बता रहा हूं, वो इस लेवल पे गलती होती है। किस लेवल पे होती है? उनसे स्ट्रक्चर ओपन ही नहीं होते। एग्जामिनर तो इकट्ठे लिख के बढ़ जाता है कि ये रहा C2H5, इसे एक्सपैंड करो। अब इसे एक्सपेंशन में बच्चों को दिक्कत क्या आती है, उन्हें याद ही नहीं होता कि हमें हर कार्बन की बस वैलेंसी 4 करनी, बस इतना कॉमन सेंस रख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये दो कार्बन लगातार है, C2H5 में दोनों कार्बन लगातार हैं, ठीक है, और 5 हाइड्रोजन लगाने हैं, यहां 2 आएंगे, यहां 3। आई होप सो अब आपसे गलती ये ना हो कि यहां 3 यहां 2 ना करें, हर कार्बन को इंडिविजुअली 4 वैलेंसी दिखाएंगे। बोलो भैया, कोई दिक्कत? एक ही हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन पे, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, इस पूरे को देख लिया। अब पता है क्या होता है, एग्जामिनर जब कंडेंस करने के लिए कहता है, कंडेंस, जैसे कंप्यूटर की टाइपिंग करना जानते हो, कंप्यूटर, जब कंप्यूटर में टाइपिंग हो रही है तो एक लाइन में टाइपिंग हो गई, ठीक, लेकिन यहां तो इस लाइन के ऊपर नीचे ग्रुप्स आ रहे हैं। कंडेंस लिखने का मतलब होता है ऊपर नीचे कुछ नहीं जाएगा, एक ही लाइन में आओ। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखना, क्या आपको पहला वर्ड समझ में आया? CH3 होल थ्राइस C, इसको कंडेंस करके जब लिखेंगे तो इस कार्बन को मैंने यहां बनाया, और इस कार्बन से 3 बारी कौन लगे हैं? CH3, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, आया समझ? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां लिखाते समय या लिखते समय कहा था ये 3 H हैं, और ये सबको मालूम है H की वैलेंसी 1 ही होती है, और अगर मैं यहां इन तीनों को CH3 लिखूंगा तो कोई बेवकूफ भी कहेगा CH3 ऐसे लिखूं, ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? H की वैलेंसी तो 1 है, और जब उसकी वैलेंसी 1 है तो ये ऐसे ही आए। बोलो आया समझ में? ऐसे ही जब आप थोड़ा सा सोचे तो आपको याद आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4 थी, लेकिन कार्बन से 3 H जुड़ चुके हैं, तो ये क्या बन चुका है? CH3। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रह गई? 1। तो ये तीनों के तीनों इसी कार्बन से अलग 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 जुड़ेंगे। कोई बच्चा इसको एक्सपैंड करते समय ये नहीं लिख सकता कि ये आपने जो था कार्बन से 3 CH3 गए थे, मैंने ऐसे लगा दिए, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि CH3 जो है इसमें कार्बन की वैलेंसी 1 है, तो ये दो तरफ कैसे जुड़ गया 1 वैलेंसी वाला? समझ में आ रहा है? ये मत कहना यार ये CH3 में वैलेंसी 1 क्या, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। अबे 4 में से 3 में कौन लग चुका है? H, तो अब एक ही वैलेंसी बची, वो यहां लग गई, तो ये इसके पीछे नहीं आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। इज इट क्लियर? तो कंडेंस का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? कंडेंस का मतलब है कि हमें एक लाइन में लिख के दिखाना है सबको, किसी को भी ऊपर और नीचे नहीं दिखाना। तो यहां से शुरुआत करेंगे C से 3 CH3, ठीक है, ठीक, इसके बाद ये CH2। अब जरा ध्यान से देखना, इसके बाद ये जो इथाइल है ये नीचे जा रहा है, डन। तो मैंने ये लिखा कार्बन, कार्बन के बाद ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट में लिख दिया इथाइल, ये ब्रैकेट में लिख दिया इथाइल, फिर डबल बॉन्ड दिखाया। आया समझ में कुछ? क्या समझ में आया? अगर कभी मेन चेन चल रही है और उस मेन चेन में बीच में ब्रैकेट आ जाए, तो ब्रैकेट वाला ग्रुप आपको सोच लेना है, ये चेन में रिपीट नहीं होगा, चेन में ऊपर नीचे लगा दो। इज इट क्लियर? फिर ये डबल बॉन्ड आने के बाद CH है, अब आप फिर देखिए CH के बाद फिर CH है और CH3 ब्रैकेट में, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया, आ गया स्ट्रेट लाइन में। ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? कंडेंस।
दो फॉर्म समझ में आई, कर लोगे। हमें क्या करना है कंडेंस वाले केस में, इस पे जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कंडेंस बहुत गलत होता है बच्चों से। कंडेंस वाले केस में जब एग्जामिनर ये देता है हमें और कहता है ये बनाओ, तो अच्छे अच्छे गड़बड़ करते हैं। ये कार्बन से 3 बारी मिथाइल है, ये रहा कार्बन 3 बारी मिथाइल, फिर आगे एक कार्बन और CH2 का, फिर जो अगला कार्बन है उसमें अब जरा ध्यान से देखिए, उस अगले कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड लगा है, 2 वैलेंसी हो गई, एक पीछे से बॉन्ड चलता आ रहा है 3, एक ही वैलेंसी बची, ये वाला इथाइल ग्रुप नीचे की तरफ लगाएंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये रहा CH, फिर ये CH से ये वाला मिथाइल दिखाया ऐसे, फिर से देख लो चाहे, इस कार्बन से वैलेंसी 4 होनी थी, एक मेन चेन इधर, एक मेन चेन उधर, 2, एक पे हाइड्रोजन और चौथे पे कौन है मिथाइल, आगे तो C ट्रिपल बॉन्ड H लगा। बोलो क्लियर है? दोनों स्ट्रक्चर बना लेंगे, पहले ये दोनों स्ट्रक्चर बनाइए, कोशिश यही करिए जैसे मैंने आपसे कहा है कि बेटा आप पहले खाली बोर्ड से देख के कार्बन ड्रॉ करें, सिर्फ कार्बन, मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं, मैं ये चाहता हूं आपसे, ये कार्बन, सिर्फ कार्बन ड्रॉ करें बोर्ड से, और हाइड्रोजन आप खुद लगाएं, जहां जहां हाइड्रोजन जितने भी लगने हैं आप खुद मैनेज करें। उसके बाद कंडेंस स्ट्रक्चर बना लिया। बेटा वैलेंसी सारे कार्बन की पूरी करिए। आप भी ध्यान से, जिस कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, आप बोर्ड से सही से उतारिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो नीचे वैलेंसी नहीं आएगी। देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे थोड़ी नीचे वैलेंसी, उसके पड़ोस के कार्बन से, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एक कम बनाया आपने, व्हाटएवर, देखो ध्यान से, एक कार्बन कम है, देख लिया सही है। ये यार ये H कहां से आ गया? डन। मिटा दिया जाए, ठीक। आई होप तो सभी ने बना लिया होगा। अब हम इसी की प्रैक्टिस पहले करेंगे, इसका बॉन्ड लाइन बनाना है। बॉन्ड लाइन में जो कार्बन है वो शो किए जाते हैं एज डॉट। कार्बन को कैसे शो करना है? एज डॉट, ये ऐसे डॉट लगाना है, और इसके बाद जब दूसरा कार्बन आएगा तो जिगजैग पैटर्न पे ऐसे शो करना है। बॉन्ड लाइन में कैसा पैटर्न रखना है? बॉन्ड को जिगजैग पैटर्न में रखना है, और ये जितने भी डॉट्स होंगे वो कार्बन गिने जाएंगे। डन। और हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता इसमें। जहां डबल बॉन्ड आएगा ये 2 लाइनें खींच देंगे, बाई चांस कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो 3 लाइनें खींच देंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं। देखिए जैसे मैं इसका जिगजैग बनाने जा रहा हूं, पहले देख लो बेटा यहीं पे बोर्ड पे, तो यहाँ कार्बन मैंने एक जस्ट काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8 कार्बन दिख रहे हैं मेन चेन के। तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8,
ये मैंने 8 कार्बन ऐसे zigzag ड्रॉ कर लिए जो ये स्ट्रेट चेन के। अब मैंने जो अपने नंबर्स लिखे थे उस नंबर के हिसाब से सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, यानी 2 और कार्बन है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, इसमें मैंने ये 2 और बना दिए। डन, ये कार्बन गिने जाएंगे। फोर्थ कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 और 5th के बीच में डबल बॉन्ड, और फोर्थ कार्बन पे 2 कार्बन और हैं, तो 2 कार्बन ऐसे दिखाए, एक और एक, 2 आया। इसके बाद 5th को छोड़ के 6th पे एक कार्बन और है, कहीं लगा सकते हैं, और 7th और 8th में ट्रिपल बॉन्ड। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ये वाला स्ट्रक्चर इसी का है, इसी का ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन। बनाइए। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखेंगे। कल हम ऑर्गेनिक डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं, जितने बच्चे उन सबसे कह दीजिएगा